हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। थैंक यू आप लोग यहाँ तक इस वीडियो तक पहुँचे हैं ब्लॉग को देखने के लिए। तो इसी रीज़न की वजह से कि काफ़ी लोग ब्लॉग अब देखना शुरू हो गए हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस हमसे पूछते हैं कि हम लोग ऑस्ट्रेलिया कैसे आए, क्या प्रोसेस था, कौन सा हमारा वीज़ा है, कितने पैसे लगे, सो ऑन। बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास आते रहते हैं। तो हमने सोचा व्हाई नॉट इस व्लॉग को हम थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव बनाते हैं, हेल्पफुल बनाते हैं, और जो लोग हमारी तरह अब्रॉड आना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं, किसी भी कंट्री जाना चाहते हैं, उनको हेल्प मिल सके। और आई होप कि इसको हम एज मच एज इंफॉर्मेटिव बना सकें। तो हम पूरी कोशिश करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा प्रोसेस कैसे रहा था, कैसे स्टार्ट हुआ सब कुछ, और हमारे प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स आए। तो सबसे पहले हम लोग स्टूडेंट वीज़ा पे ही आए हैं। मैंने बॉन्ड यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन लिया है और मानी को मैंने अपने वीज़ा एप्लीकेशन में ऐड किया था। तो वो एज अ डिपेंडेंट ही मेरे साथ आए हैं, लेकिन हम लोग स्टूडेंट वीज़ा पे हैं जो कि नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए वैलिड है। सब कुछ स्टार्ट इस तरह से हुआ कि मैंने सबसे पहले ऑब्वियसली अपनी फील्ड देखी कि मुझे उस फील्ड में आगे पढ़ना है, करियर बनाना है, तो मुझे आके पीएचडी करनी चाहिए। उसके लिए मैंने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ पे रिसर्च करनी शुरू की और क्राइटेरियाज वगैरह देखे कि किस में मैं एलिजिबल हूँ, कौन अच्छी स्कॉलरशिप्स वगैरह ऑफ़र कर रहा है। और फिर उन यूनिवर्सिटीज़ में मैंने देखा कि कौन सा जो प्रोफेसर है या इंस्ट्रक्टर है जिसका एरिया ऑफ रिसर्च जो है वो मेरे एरिया ऑफ रिसर्च से मैच करता है। और फिर मैंने अपना जो रिसर्च प्रपोजल बनाया हुआ था वो मैंने उनको भेजना शुरू किया। एंड इसी तरह फिर मैं अपने सुपरवाइज़र से इन टच हो गई और फिर उनके साथ बैठ के हमने एक एप्लीकेशन लिखी और मैंने अप्लाई किया और मुझे एडमिशन मिल गया। ये यूजुअली नॉर्मल प्रोसेस नहीं है। ये रिसर्च, जब आप रिसर्च बेस कोई कोर्स करना चाहते हो, जैसे एमफिल हो गया, पीएचडी हो गया, उस केसेस में ये प्रोसेस होता है। लेकिन अगर आप सिंपल मास्टर्स करना चाहते हो जिसमें कोर्स वर्क है कि आप जाओ और क्लास लो और असाइनमेंट्स वगैरह करो, तो उसका प्रोसेस जो है वो थोड़ा डिफरेंट है, जो कि हम आगे एक्सप्लेन करते हैं। तो फाइनली मुझे एडमिशन मिल गया एंड हमने उसके बाद जो है अपनी फ़ीस जमा कराई। फ़ीस जमा कराने के बाद एक आप लोगों को लेटर मिलता है जिसे कहते हैं कन्फर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट, हमारा वो आया। और फिर हमने जो है अपनी इंश्योरेंस पाई की एंड देन हमने अपना वीज़ा लॉन्च किया। तो जब हमने अपना वीज़ा लॉन्च किया उसके बाद 2 स्टेप्स और थे जो कि वीज़ा एप्लीकेशन का प्रोसेस था, जिसमें आपके बायोमेट्रिक्स थे और आपकी हेल्थ इंश्योरेंस थी। तो जब वीज़ा लॉन्च होता है तो आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाता है। उस रेफरेंस नंबर के अगेंस्ट आपने बायोमेट्रिक्स और अपनी हेल्थ इंश्योरेंस मेडिकल टेस्ट जो होता है वो करवाना होता है, जो कि यूजुअली कोई भी आपको क्लिनिक वगैरह वो खुद से बता देते हैं कि ये हमारे 3-4 क्लिनिक्स हैं, इसमें आप कहीं भी अपॉइंटमेंट लेके जाके टेस्ट करा लें। और जो बायोमेट्रिक्स हैं वो हमारा जो कैरीज है, वो जो कहाँ पे मैंने वो गंगाराम हॉस्पिटल वहाँ पे जाके होता है। तो वो वैसे तो उसकी अपॉइंटमेंट्स यूजुअली मिलती नहीं है क्लोज, लेकिन हमें फ़ौरन ही मिल गई थी। वो आपको चेक करते रहना होता है, किसी की कैंसिल हो रही होती है, कोई रीस्केड्यूल कर रहा होता है। हाँ, ऑनलाइन चेक करना होता है उनकी वेबसाइट पे। जब आपका वीज़ा आता है ना, आपका रेफरेंस नंबर आता है, उस पर उन्होंने वो सारे लिंक्स दिए होते हैं। तो आपको वो चेक करते रहना है कि कल की मिल सकती है, आपको परसों की मिल सकती है। वैसे आप देखोगे तो नेक्स्ट 2-3 वीक्स की बुक आ रही होगी, लेकिन इफ़ यू हैव टू कीप चेकिंग, क्योंकि कोई रीस्केड्यूल करता है, कोई कैंसिल करता है, कोई स्लॉट अवेलेबल हो जाती है तो वो आपको मिल जाती है। तो हमें बायोमेट्रिक्स ही पहले मिली थी आई गेस। पहले बायोमेट्रिक्स की हमें मिली थी, जो कि आई थिंक 2 दिन बाद थी, और जो मेडिकल टेस्ट था उसका नेक्स्ट वीक ही हमें मिल गई थी।
तो हम गैरीज गए, वहाँ पे आप जाते हो, अपनी फ़ी पे करते हो। इन दोनों चीज़ों की आपकी फ़ी एडिशनल होती है वीज़ा एप्लीकेशन के अलावा। तो हमने वो पे की। गैरीज की फीस हमारी थी 2 बंदों की 15,000 7500 बायोमेट्रिक्स, each for biometrics 7500 ईच फॉर ईच बायोमेट्रिक। तो आप वहाँ जाते हो, अपना आप वो रेफरेंस नंबर देते हो, आप वहाँ पे करते हो, आपको टोकन मिलता है। फिर वो टोकन जब आता है आप उस काउंटर पे जाते हो, आपका पासपोर्ट लेते हैं और आपके बायोमेट्रिक्स होते हैं और एक पिक्चर क्लिक होती है एंड देन आप जा सकते हो। तो आई थिंक आपकी जो पेमेंट टाइम होता है उससे आप आधा घंटा पहले जाओ और आपको 2-3 घंटे फिर भी लग जाते हैं आपकी बारी आने में। तो आपको तकरीबन एक पूरा दिन निकालना ही पड़ता है, क्योंकि आई थिंक अराउंड 2 बजे शायद बंद भी हो जाता है। सुबह सुबह जाना पड़ता है। तो सुबह आप जाओगे, अगर मैक्स नहीं उठा जाता तो 10-11 बजे का ले लो, लेकिन आप 2 बजे तक ही फ्री होगे क्योंकि टाइम लग जाता है। उसके बाद फिर हम अपना मेडिकल टेस्ट के लिए गए थे, जो कि उसकी भी हमने अपॉइंटमेंट ऑनलाइन ही मिलती है। वो भी आपको उन्होंने मेंशन किए में कौन कौन से क्लिनिक्स वगैरह हैं। हमने जोहर टाउन में कराया था वेल केयर से, जो कि बहुत अच्छी फैसिलिटीज़, नीट एंड क्लीन हॉस्पिटल है, काफ़ी अच्छा है, सर्विसेज भी अच्छी हैं। उसका भी हमने ठीक ठाक पे किया 52,000 2 बंदों का 52,000 हमने पे किया था फॉर आवर मेडिकल टेस्ट, जिसमें आपके सारा पूरा एग्जामिनेशन होता है। आपकी फ़िज़िकल एग्जामिनेशन होती है, आपकी आई साइट टेस्ट होती है, आपका यूरिन टेस्ट होता है, चेस्ट एक्सरे, लंग्स एक्सरे, और आपकी आई थिंक हाइट वेट भी लेते हैं, और फिज़िकली भी आपकी बॉडी को इंस्पेक्ट करते हैं कि कोई मेजर सर्जरी वगैरह तो नहीं हुई हुई, तो वो सर्जरी के मार्क्स वगैरह आपके चेक करते हैं बॉडी पे हैं। और फिर जो उनकी जो मेन जो जनरल फिजिशियन जो डॉक्टर होती है वो आपसे सारा हिस्ट्री पूछती है, फैमिली के अंदर किसी किस्म का कोई मसला, कोई ऐसी डिजीज़ जो कि पाकिस्तान या सब कॉन्टिनेंट में है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, तो वो आपके अंदर तो नहीं है, जिस तरह कि टीबी हो गया, पोलियो हो गया एक्सेट्रा, कोई फैमिली में कोई हार्ट का इशू, कोई ब्लड प्रेशर इशू, सब कुछ डायबिटीज ईच एंड एवरीथिंग आपसे पूछते हैं और वो नोट डाउन कर रहे होते हैं। एंड फिर जब ये दोनों चीज़ें जाती हैं, इनके रिजल्ट्स आपको नहीं पता चलते, ठीक है। जब मेडिकल टेस्ट होता है उसके रिजल्ट्स आपको वो नहीं देते, उसके रिजल्ट्स डायरेक्ट जाते हैं ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी के पास, और फिर ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी का डिसीजन होता है कि उन्होंने आपको वीज़ा देना है या नहीं देना। तो इसका मतलब है कि ये कोई गारंटेड प्रोसेस नहीं होता कि जिनका मेडिकल टेस्ट हुआ है 52,000 लग गए हैं तो वो उनका वीज़ा आ ही जाएगा, इस तरह नहीं होता। वो आपके जो आपकी डॉक्टर्स ने जो रिपोर्ट्स आपकी बनाई होती हैं, और आपके जो अपने भी मतलब सारे जो आपके यूरिन टेस्ट वगैरह, चेस्ट एक्सरे वगैरह सब कुछ मिला मिलू के जो भी आपकी रिपोर्ट बनती है वो एम्बेसी को जाती है। फिर एम्बेसी डिसीजन लेती है कि ये बंदा मेडिकली हेल्दी है हमारी कंट्री में आने के लिए, कोई डिजीज वगैरह उसके अंदर नहीं है, तो फिर ही वो अलाउ करती है, वरना वो सब कुछ कोई लॉन्ग टर्म इलनेस या इस तरह की आप अपने साथ नहीं लेके आ रहे कि जो में भी आपको यहाँ पे अफोर्ड करनी मुश्किल हो जाए, या बाद में आपका ट्रैवल बैक करना मुश्किल हो जाए, वो कंटामिनेटेड डिजीज हो यहाँ के फैल जाए ऐसे। तो ये और हाँ, इसी प्रोसेस से पहले वीज़ा अप्लाई करने से पहले हम लोगों को पोलियो के ड्रॉप्स भी पीने पड़े थे, जो हमने जिन हॉस्पिटल से पिए थे। वो पीने के बाद उसका हमें एक सर्टिफिकेट भी बनवाना पड़ा था, और वो सर्टिफिकेट भी हमने अपने वीज़ा डॉक्यूमेंट्स के साथ भेजा था। एंड इसके अलावा आपको पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है, जो कि लाहौर में लिबर्टी राउंड अबाउट से बनता है। हम दोनों वहाँ पर गए थे। पुलिस से नहीं बन जाएगा, मतलब वहाँ पे नियरेस्ट वहीं से है ना? नहीं, यहाँ लिबर्टी वाले से बनेगा, लेकिन जो आपका नियरेस्ट जो आपका थाना लगता है वहाँ से आपको डिस्पैच होगा, या वहाँ से वो बेसिकली बंदा आपके घर आएगा। वो भी ऐसे जरूरी नहीं होता, समटाइम्स ये लोग कोई ना कोई एक आधा जो है ना हवलदार वगैरह आपके घर भेज देते हैं। वो आपके घर आके बस एक बार देख जाता है कि हाँ, क्योंकि उस पर आपने लिखा होता है कि आप इस ईयर से इस ईयर तक इस घर में रह रहे हो, इस ईयर से इस ईयर में आप इस मोहल्ले में रह रहे थे, तो वो सब कुछ आके वेरीफाई करते हैं अगर उनका दिल करे तो, वरना वो एज इट इज आ जाता होता है। अब हम दोनों ने साथ में पुलिस सर्टिफिकेट अप्लाई किया था। मानी का 2 दिन बाद आ गया था और मेरा तकरीबन 10 दिन के बाद आया था। जो लास्ट डेट उन्होंने बोली थी उस दिन ही आया था, कि हम कहते कि आज नहीं आया तो हम उन्हें फ़ोन करके पूछेंगे, क्योंकि कोई वेरीफाई करने भी नहीं आया। लेकिन मानी का आ गया था, लेकिन मेरे आने में बहुत टाइम लगा था। सारे वीज़ा के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सारे वो लगते हैं आपके, बाकी आपका पासपोर्ट, आपका मैरिज सर्टिफिकेट, इसके अलावा पोलियो हो गया, पुलिस सेक्टर हो गया,
और फिर आपको जितना आपका पीरियड वैलिडिटी पीरियड है वीज़ा का, आपको उतने टाइम की इंश्योरेंस भी बाय करनी पड़ती है उस कंट्री के अंदर। हमने 5 इयर्स की बाय की है, और तकरीबन पाकिस्तानी को 20 लाख रुपीस की बनती है दो बंदों की, 20 से 22 लाख से ये दरमियान। कुछ कॉस्ट हैं जो आपको इनिशियली जो है उनके लिए रेडी रहना पड़ता है, इन्वेस्ट करना पड़ता है। चाहे आप अगर आप स्कॉलरशिप पे हो, फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे हो जो गवर्नमेंट लेवल की होती है, जैसे कॉमनवेल्थ हो गई या कोई यूनिवर्सिटी स्पॉन्सर प्रेसिडेंट की हो गई, तो उसमें उस आपको इंश्योरेंस दे देते हैं। बट अदरवाइज़ अगर आपको जैसे सिर्फ ट्यूशन फ़ी की स्कॉलरशिप मिली है, जैसे कि मुझे मिली थी तो मिली है, तो उसमें आपको अपने इंश्योरेंस और ये वीज़ा कॉस्ट वगैरह खुद आपको करना पड़ता है। तो ये कुछ मेन डॉक्यूमेंट्स और प्रोसेस वीज़ा की वगैरह कितनी है। फीस दी थी हमने? वीज़ा की हमने एक बंदे की फ़ी दी थी, क्योंकि हमारा स्टूडेंट वीज़ा जो था वो हाँ। रिसर्च सेक्टर था, तो मेरे आई थिंक 480 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स हमने पे किए थे। एडिशनली अगर आप वीज़ा में अपने साथ किसी को ऐड कर रहे हो, डिपेंडेंट को, हस्बैंड को, चाइल्ड को, फादर मदर को, तो आपको उसके लिए एडिशनल आई थिंक $600 कुछ इस तरह से आपको पे करना पड़ता था। लेकिन ये एक्सेप्शन है रिसर्च सेक्टर वीज़ा के लिए कि अगर आप रिसर्च डिग्री करने आ रहे हो तो जो आपके साथ डिपेंडेंट है उसकी आपको कोई कॉस्ट नहीं वीज़ा देगी, फीस नहीं सिर्फ होती। सिर्फ मेरी एक बंदे फ्री की थी। लगेगी। तो वो मैंने अपनी दी, हमने मेरी दी और मानी की कोई नहीं थी। मेरी फ्री थी, हाँ ठीक है। बाकी आपके बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपकी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ ऑलरेडी लगे होते हैं। आपका जो पासपोर्ट है, मैरिज सर्टिफिकेट हो गया, और एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी वो आपसे समटाइम्स मांग सकते हैं वेरीफाई करने के लिए, तो वो भी है। और बेटर है कि आप लोग अपना, अगर कपल जा रहे हैं तो आप लोग अपना जो निकाह नामा है वो इंग्लिश वाला बनवा लें यूनियन काउंसिल से, क्योंकि इनको इंग्लिश वाला ही चाहिए होता है, ये उर्दू वाला एक्सेप्ट नहीं करते। बल्कि इसके अलावा अगर आपका आईडी कार्ड भी उर्दू वाला बना हुआ है, कोई भी ऐसी चीज़ है, कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपका उर्दू में है तो वो यहाँ नहीं चलेगा, रिजेक्ट हो जाएगा। आप उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करवाएं हर हाल में। और तो जो काफ़ी क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं उसमें से वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इज़ व्हाट टू स्टडी, कि जी हम क्या पढ़ने आए, हम क्या पढ़ें ऑस्ट्रेलिया आके, या हम ऐसा कौन सी डिग्री करें, आप क्या पढ़ रही हैं, हम क्या करें कि हमें वीज़ा मिल जाए और हम आके पढ़ लें इजीली। आप क्या पढ़ रहे हो इसका वीज़ा से इतना ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है, अगर तो आप सेल्फ फाइनेंस कर रहे हो, एज इन कि अगर आप खुद अपनी फ़ी वगैरह पे कर रहे हो, कोई स्कॉलरशिप वगैरह आपको नहीं मिल रही, तो मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ आपको एडमिशन दे देती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उनको भी पैसे आते हैं, बुरे नहीं लगते, तो इतना कोई इशू नहीं है। लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आपकी जो फील्ड है आप उसी में आगे प्रोग्रेस करो। अगर तो आपको अपनी फील्ड नहीं पसंद, किसी मजबूरी में या उस टाइम पे आपने बस ले ली थी, तो आप उससे कोई क्लोज जो डिसिप्लिन उसके साथ लगता है आप वो चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे वैसे भी मल्टी डिसिप्लिनरी हो आप हो तो बहुत उसके एडवांटेजेस होते हैं। लोग प्रेफर करते हैं कि आप अपनी ही बस एरिया में स्टक ना रहो, आप क्रॉस डिसिप्लिनरी और इंटर डिसिप्लिनरी पे भी काम करते रहो। जबकि पाकिस्तान के अंदर अगर आप अपनी फील्ड चेंज कर दो तो बस फिर आपको कहीं नौकरी नहीं मिलती, ऐसे ही है। एंड ये और आपको हर बात इंटरव्यू बहुत में फेल कर दिया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही, वो आप कहते हैं आपने फील्ड क्यों चेंज की, हाँ हमें तो इसी फील्ड का बंदा चाहिए, आपने तो मास्टर्स किसी और यहाँ में पे किया। आके अगर आप सपोज आईटी करो, बाद में मार्केटिंग करो, तो आप उनको मर्ज करके कुछ अच्छा सा क्रिएटिव आइडिया कुछ बिल्कुल डेवलप कर सकते हो। लेकिन पाकिस्तान में नहीं कहते, नहीं जी यहाँ पे क्या कहते हैं मल्टीपल अगर हो, आपके पास मल्टी डिसिप्लिनरी हो तो उसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। ओके सो मानी को कुछ चीज़ें लेने जानी थी, वो उतर के गए हैं, तो हम कंटिन्यू करते हैं कि अगर मल्टी डिसिप्लिनरी और इंटर डिसिप्लिनरी आपका काम हो तो ज़्यादा प्रेफरेबल होता है। तो आप जैसे मैंने अपना जो बैचलर्स है वो मीडिया एंड मास कॉम में किया, उसके बाद मैंने अपना मास्टर्स जो है वो एडवर्टाइजिंग में किया, और अब मैं अपनी पीएचडी मार्केटिंग में कर रही हूँ। अब ये तीनों डिफरेंट फील्ड्स हैं, एग्जैक्टली सेम नहीं है जो मैंने पढ़ा बैचलर्स में, लेकिन ये इंटरडिसिप्लिनरी हैं, ये एक दूसरे में मर्ज होती हैं, एक दूसरे को कह लें कि कॉम्प्लीमेंट करती हैं।
तो इस तरह के अगर आप करना चाहो तो बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा अगर फिर भी आपको नहीं पता कि जी कोई ऐसी फील्ड नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा, बहुत ही आप ब्लैंक हो, तो देखो आपको क्या पसंद है, आपका पैशन किस चीज़ में। इवन अगर आपको उस तरह से पढ़ाई नहीं करनी है, आपका म्यूज़िक इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे तो म्यूज़िक के भी डिग्रीज़ होती हैं, सर्टिफिकेट्स होते हैं। आपको मेकअप पसंद है, यहाँ पे मेकअप की भी सर्टिफिकेट्स होते हैं और डिप्लोमाज होते हैं, उसके बाद आपको अच्छी जॉब मिल सकती है। तो नॉट नेसेसरीली कि आपने साइंस, आईटी या इस तरह मेडिकल की फील्ड ही चूज़ करनी है, आपको इस तरह की भी आर्ट्स से रिलेटेड फील्ड भी चूज़ कर सकते हो। सी के आपका पैशन क्या है, आप क्या पढ़ना चाहते हो, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि यहाँ आके आपको उस तरह से पढ़ाया नहीं जाता कि जी ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। यहाँ पे भी आपको पहले से होमवर्क दिया जाता है कि वो आपने पढ़ के क्लास में आना है, बस क्लास में उस पर डिस्कशंस की जाती हैं। और असाइनमेंट्स भी जो होती हैं वो इस तरह नहीं है कि आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, आपको खुद से सोच के करनी पड़ती है। आपको यहाँ का कोई भी लोकल ब्रांड दे देंगे जो कि मे बी गूगल भी करो तो नहीं आएगा इतना, वो लोकल होगा, कोई फैमिली ओन्ड होगा, ठीक है, कोई छोटे से यहाँ के गांव में होगा। उसकी हेल्प करने के लिए वो कहेंगे जी इस पे मार्केटिंग कैंपेन बना के दे आप हमें, तो आपको खुद से सब करना पड़ेगा। तो इसलिए जो आपको पसंद है, जो आपका पैशन है, आप उसको अगर परस्यू करो तो आपके लिए एडवांटेज है। और एक रिकमेंडेशन और है कि अगर आप जो है चाहते हो यहाँ पे सेटल्ड होने के लिए, आप आना चाहते हो कि आप यहाँ लॉन्ग टर्म रहो, उसके बाद पढ़ने के बाद वापस नहीं जाना, सेटल होना है, तो फिर आप जो है इस तरह की फील्ड्स चूज़ करो जिसकी यहाँ पे काफ़ी डिमांड है, जिसमें अगेन वो आपकी मेडिकल, इंजीनियरिंग और आईटी आता है, लेकिन उसके अलावा आपके शेफ्स भी आते हैं, आपके मेकअप आर्टिस्ट भी आते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी बेशुमार फील्ड्स हैं। इवन फार्मर्स, प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियंस वगैरह भी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप चेक करना चाहते हो कि आपका कोई ऑक्यूपेशन वो आता है कि नहीं, तो आप जाके ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की वेबसाइट है जिसे इमी गर्व कहते हैं शायद, IMMIGOV, तो उस पर जाके ना आप स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट होती है, आप वो जाके ना चेक कर सकते हो। उसमें सारे स्किल्स आ जाते हैं जो कि आजकल इन डिमांड है और शॉर्ट हुए में, स्किल शॉर्टेज जिसकी भी ऑस्ट्रेलिया में, और उस स्किल की बेसिस पे, उस ऑक्यूपेशन की बेसिस पे वो बहुत ज़्यादा PR लोगों को ग्रांट करते हैं। जैसे अकाउंटेंट्स की कमी थी तो उसमें अकाउंटेंट भी था, ठीक है, आजकल IT में हुई भी है, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की, ठीक है, बिजनेस एनालिस्ट हैं, शेफ्स हैं, तो बहुत लंबी लिस्ट है। उसमें आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मिल जाएगा जो मे बी आप करना चाहते हो, और उसमें आपके PR के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं, इनको देखते हुए आप डिसाइड करो कि आपको क्या पढ़ना चाहिए। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ के वेयर टू स्टडी। जी हम मेलबर्न में स्टडी करें, हम सिडनी में स्टडी करें, कैसा शहर है, आप कौन से शहर में गए हो, ठीक है। हम लोग गोल्ड कोस्ट में हैं और पहले मैं ब्रिस्बेन में थी। ये दोनों ही बिल्कुल साथ साथ ही शहर हैं, और गोल्ड कोस्ट और ब्रिस्बेन इतने बड़े शहर नहीं हैं जितना सिडनी और मेलबर्न है। ब्रिस्बेन भी अच्छा खासा कह लें कि डेवलप्ड है, लेकिन गोल्ड कोस्ट अभी स्टिल रीजनल में आता है जो कि डेवलपिंग इनका सिटी है। और यहाँ पे भी अगर आप देखो तो PR के चांसेस ज़्यादा होते हैं कि अगर आप किसी ऐसे शहर में जाओ जो अभी मतलब डेवलपिंग स्टेज में है, जिसे रीजनल ये लोग कहते हैं कि रीजनल है, तो उसके आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं जब आप अगर आपकी PR वगैरह अप्लाई करते हो तो आप ये भी एक चीज़ देख सकते हो सिटी चूज़ करते हुए। उसके अलावा आप पूछते हो कि मतलब मेलबर्न अच्छा शहर है, सिडनी अच्छा शहर है, या ब्रिस्बेन अच्छा शहर है, या कोई और अच्छा शहर है, तो हर सिटी में तो कहूँगी अच्छा है। पहले आप जब आते हो ऑब्वियसली कल्चर शॉक वगैरह होता है कि ये किधर आ गए, क्योंकि पाकिस्तान जैसा कुछ नहीं होता, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपको जहाँ भी आप रहो आदत हो जाती है। अब मैं पहले आके मैं एडिलेड भी गई हुई हूँ, मैं मेलबर्न भी गई हुई हूँ, मैं सिडनी भी गई हुई हूँ, मैं ब्रिस्बेन में भी हूँ, और अब मैं गोल्ड कोस्ट भी आई हूँ। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि मैं किसी रीजनल एरिया में रह रही हूँ। लेकिन जब भी मतलब मैं पाकिस्तान से आई, तो अगर मैं सबसे पहले सिडनी आई तो सिडनी में मुझे बहुत अच्छा लगा, घूमे फिरे, बहुत अच्छी टूरिस्ट के लिए बहुत अच्छी जगह है।
ठीक है। इवन आप अगर काम शाम भी करते हो तो उसके लिए भी अच्छी जगह है, लेकिन फिर रेंट वगैरह उसी तरह बहुत एक्सपेंसिव है। लेकिन अगर आप किसी छोटे शहर में जाते हो तो रेंट वगैरह उस हिसाब से कम है। तो ये कुछ चीज़ें, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो आपने देखने हैं। अदरवाइज़ आप किसी भी शहर में जो आपको आदत हो जाती है। वेदर वाइज अगर आप देखो तो सिडनी मेलबर्न में काफ़ी ठंड पड़ती है, ब्रिस्बेन में ठंड नहीं पड़ती, ठीक है, पड़ती है लेकिन इस तरह से पड़ती है जैसे आप एक जैकेट पहन लो शाम में एंड दैट्स इट। लेकिन आपको सिडनी मेलबर्न में हीटर वगैरह लगाना पड़ता है, यहाँ हीटर्स की ज़रूरत नहीं होती। तो वेदर वाइज आप चेक कर सकते हो कि कौन सा वेदर आपको सूटेबल है, ठीक है। मैंने ऑस्ट्रेलिया ही चूज़ इसलिए सबसे पहले किया था क्योंकि वेदर अच्छा रहता है यहाँ पे, कि गर्मी में भी इतनी गर्मी नहीं होती, हवा चलती रहती है, ठीक है, और बारिशें काफ़ी होती हैं, बर्फ़ नहीं पड़ती। अगर आप नॉर्दर्न साइड वगैरह पे जाओ तो बर्फ़ पड़ती है नॉर्मली, वैसे बर्फ़ नहीं पड़ती। ठंड भी मॉडरेट रहती है जहाँ पे मैं रह रही हूँ, ब्रिस्बेन एंड गोल्ड कोस्ट में। और इसके अगेंस्ट अगर जैसे मुझे कनाडा का कोई कहता था कि कनाडा अप्लाई कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तो आई वाज लाइक कि नहीं भाई, वहाँ बहुत ठंड होती है, बर्फ़ पड़ती है, वहाँ नहीं जाना। तो वेदर बहुत किसी किसी के लिए, जैसे मेरे लिए कोई ऐसा मेन फैक्टर हो सकता है, तो आप वो देखो। अदरवाइज स्टूडेंट लाइफ के हिसाब से मेलबर्न बहुत अच्छा पाकिस्तानियों के लिए, ठीक है। वहाँ पे आपको बहुत देसी मिलेंगे, ठीक है, इंडियंस, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, और आपको आपके खाने भी इजीली मिल जाएंगे। ये पॉइंट बहुत अच्छा है कि जैसे अगर कोई कुक नहीं करना जानता या उसका गुजारा नहीं है कि वो जनाब देसी खाने के बगैर रह सके, तो एक और हलाल का भी हमारे पास होता है। यहाँ पे हलाल ऑप्शंस बहुत कम है। हमें लिटरली कोई हम जब फर्स्ट टाइम आए हमें 2 बसें बदल के 1-1.5 घंटा लगा है जहाँ हमें हलाल शॉप मिली है, जहाँ से बुचर शॉप थी जहाँ से हमें अपना सारा मीट लाना पड़ा, क्योंकि अदरवाइज़ पूरे गोल्ड कोस्ट में 2 ही हलाल शॉप्स थी, ठीक है। जो नियरेस्ट थी वो भी 1.5 घंटे की, इस तरह 2 बसेस जो हैं वो चेंज करके हमें जानी पड़ी। तो लेकिन मेलबर्न सिडनी में आपको इस तरह का मसला नहीं होगा, वहाँ पे बहुत हलाल शॉप्स मिलेंगी। इवन आपको मैकडॉनल्ड्स, KFC वगैरह भी हलाल मिल जाएगा। यहाँ गोल्ड कोस्ट में आई डोंट थिंक कि कोई भी हलाल मैकडॉनल्ड्स या KFC है, ठीक है। इंडियंस हैं, इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं जो कि हलाल हैं, कुछ कोरियन रेस्टोरेंट्स हैं जो कि हलाल हैं, अफ़गानी, टर्किश, इस तरह से पर्शियन रेस्टोरेंट्स हैं। बट मैकडॉनल्ड्स, KFC जो हमारा लाइक फ़ास्ट फूड है, जो हम लोग खाना पसंद करते हैं, वो हलाल यहाँ पे नहीं है। तो अगर आप चाहते हो कि मतलब इस तरह की आपके पास फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो तो देन डेफिनेटली चूज़ मेलबर्न और सिडनी और इस तरह का कोई बड़ा शहर। बट ऑल्सो ये भी आप कीप इन माइंड के वहाँ पे रेंट आपका ज़्यादा होगा। अगर आप सेल्फ फाइनेंस पे आ रहे हो और आपने खुद ही अपना रेंट निकालना, आपने सोचा या फ़ीस निकालनी है, तो ज़ाहिर है आपका रेंट हायर होगा क्योंकि आप एक अच्छे बड़े शहर में रह रहे हो। आपके लिए जॉब मिलना मुश्किल होगा क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा लोग हैं, ठीक है, तो बहुत कंपेटिटिव होगा। थर्डली आपका जो भी फ़ी है प्रॉबेबली यूनिवर्सिटी की, वो भी महंगी होगी क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ भी उस तरह से अच्छी रैंक वाली और अच्छी बड़ी वेल रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होगी। कि अगर मैं कहूँ जी मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी में पढ़ती हूँ तो सबको पता होगा अच्छा यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी या सिडनी में है। लेकिन अगर मैं बॉर्न यूनिवर्सिटी बोलती हूँ तो मे भी सबको बॉर्न यूनिवर्सिटी का नाम पता हो। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, ठीक है, प्राइस के, वेदर के, खाने के, फूड के, ठीक है, कि आपको जो है नोट करना पड़ता है। तो इन बेसिस पे आप चूज़ कर सकते हो कि आप कौन से शहर जाओ फर्दर पढ़ने के लिए। Next most question asked is which university to go, which is the best university, कौन सी यूनिवर्सिटी में जाएं, आप कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं। तो पहले मैंने QUT में पढ़ा है जो कि ब्रिस्बेन में है, क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, और अब मैं बॉर्न यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हूँ विच इज़ इन गोल्ड कोस्ट। तो यूनिवर्सिटी अब चूज़ करने के मल्टीपल तरीके हैं जो कि मेरे लिहाज से जो मैं करती थी जब मैं सर्च करती थी यूनिवर्सिटीज़ में। सबसे पहले तो मैं ये देखती थी कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मतलब हमें फ़िल्टर डाउन करना ना, ऑब्वियसली इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप हर यूनिवर्सिटी नहीं मतलब अप्लाई कर सकते। हालांकि मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ आर फ्री टू अप्लाई, लेकिन स्टिल आप इतनी एप्लीकेशंस
भी लिख लिख के नहीं कर सकते, फ़ायदा नहीं है उसका, टाइम वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो फ़िल्टर डाउन करने के लिए जो पहली सबसे ज़्यादा अच्छी रिकमेंडेड टिप है वो ये है कि आप देखो क्या आप क्या पढ़ना चाहते हो, जो हमने डिसाइड किया कि हमने ये पढ़ना है, और वो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो वो कोर्स ऑफ़र कर रही हैं। अब फॉर मास्टर्स अगर मैं बात करूँ तो मुझे मास्टर्स करना था एडवर्टाइजिंग में, तो मैंने देखा कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एडवर्टाइजिंग में मास्टर्स ऑफ़र करती हैं। उस बेसिस पे वैसे आधी यूनिवर्सिटी निकलनी, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी एक्सक्यूज़ मी, कुछ यूनिवर्सिटी जो हैं वो एडवर्टाइजिंग में मास्टर्स नहीं करा रही थी, कोई मार्केटिंग में करा रही थी, कोई पब्लिक रिलेशन में करा रही थी, एडवर्टाइजिंग की कम थी, तो वो खुद ही फ़िल्टर डाउन हो गया। तो आप अपना कोर्स के हिसाब से यूनिवर्सिटी को फ़िल्टर आउट कर सकते हो। उसके बाद उन यूनिवर्सिटीज़ को मज़ीद फ़िल्टर आउट करने के लिए, या एक और फ़िल्टर जो आप अप्लाई करते हो यूनिवर्सिटी सर्च करने के लिए, वो उनका कोर्स स्ट्रक्चर है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में भी एडवर्टाइजिंग करा रही थी मास्टर्स में, लेकिन बाय रिसर्च करा रही थी। अब आप मुझे बाय रिसर्च नहीं करना, मुझे बाय कोर्स वर्क करना है, तो आप बाय कोर्स वर्क या बाय रिसर्च भी उनको कैटेगराइज कर सकते हो, उनको फ़िल्टर आउट कर सकते हो। उसके बाद अगर आपने कोर्स वर्क के थ्रू मास्टर्स करना है या बैचलर्स करना है तो या रिसर्च के थ्रू करना है, तो फिर आप उनकी कोर्स आउटलाइन या कोर्स स्ट्रक्चर के हिसाब से उन्हें फ़िल्टर आउट करते हो कि अच्छा ये एडवर्टाइजिंग पढ़ा रहे हैं, इसमें ये डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहे हैं, एसईओ का बता रहे हैं, असाइनमेंट्स करा रहे हैं, प्रेजेंटेशन ले रहे हैं, इंडस्ट्री में आपको इंटर्नशिप करा रहे हैं, गुड। दूसरी तरफ जी इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस नहीं दे रहे, बस कोर्सेज हैं, नहीं ये वाला मुझे कोर्स अच्छा नहीं लगता, इसको साइड पे कर दो, तो वो अगेन आपकी यूनिवर्सिटीज़ फ़िल्टर आउट हो जाएंगी। इसी तरह अगर रिसर्च में करना है तो रिसर्च में देखो कि जी अच्छा पहले साल आपको कुछ कोर्सेज पढ़ने, कुछ कोर्सेज आपने पढ़ लिए, उसके बाद आपका रिसर्च शुरू हो गया, तो ये एमफिल का स्ट्रक्चर है। दूसरी तरफ जी कोई कोर्सेज नहीं पढ़ा रहे, पहले दिन से लास्ट डे तक आप सिर्फ रिसर्च कर रहे हो, नहीं यार ये मुश्किल हो जाएगा, इसको साइड पर कर देते हैं। तो इस तरह आप मतलब कि फ़िल्टर आउट कर सकते हो यूनिवर्सिटीज़ को कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी जो कोर्स ऑफ़र कर रही है, सेकेंडली क्या उनका कोर्स स्ट्रक्चर है। थर्ड अगेन आप सिटी के हिसाब से भी कर सकते हो, मेलबर्न जाना है आपकी प्रेफरेंस है, सिडनी जाना है, तो उस हिसाब से आप उनको मज़ीद फ़िल्टर आउट कर सकते हो। फिर एक और जो फ़िल्टर है वो है सबसे मेजर फ़िल्टर, जो कि बहुत लोग जो सेल्फ फाइनेंस पे आना चाह रहे हैं उनके लिए मेजर फैक्टर होगा, जो कि फ़ीस। तो इन जो आपने कोर्स स्ट्रक्चर और जो कोर्स आप पढ़ना चाहते हो उसकी बेसिस पे आपने जब यूनिवर्सिटीज़ को फ़िल्टर आउट किया है, जी आपको स्ट्रक्चर भी पसंद आ गया, आपके पसंद का कोर्स भी ऑफ़र करी यूनिवर्सिटी, फिर आप उस यूनिवर्सिटी को बाकी यूनिवर्सिटी से कंपेयर करो कि देखो कि सबसे ज़्यादा चीपेस्ट ऑप्शन क्या है, किसकी फ़ीस कम है। कोई अगर एनुअली $30,000 आपकी फ़ीस ले रहा है, तो कोई दूसरा है जो मे बी 28,000 ले रहा है, 27,500 ले रहा है, और फिर आप उनको देख सकते हो। और उसमें एक और फ़िल्टर ये भी है कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपके कोर्स में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स ऑफ़र कर रही हैं, कहीं चांस है। कोई है जो इस कोर्स के लिए कहती है कोई स्कॉलरशिप नहीं है, लेकिन कोई यूनिवर्सिटी वो कहती है 3 है, 2 में आपको अप्लाई करना पड़ेगा, तीसरी में हम आपको खुद ही से असेस करके बता देंगे कि आप सक्सेसफुल हो कि नहीं हो। तो ऑब्वियसली आप उस यूनिवर्सिटी को प्रेफर करोगे जहाँ पे एटलीस्ट आपके लिए कोई स्कॉलरशिप का चांस है, राइट। तो इस तरह आप यूनिवर्सिटीज़ को जो है वो फ़िल्टर आउट करके यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकते हो। बाकी अगर आप रैंकिंग के हिसाब से देखना चाहोगे, जी मुझे वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना है, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ कहलाती हैं गो 8 के नाम से यूनिवर्सिटीज़। उसमें 8 यूनिवर्सिटीज़ आती हैं जो कि हाईली रैंक्ड हैं और टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया में। आप उनमें से भी किसी एक में अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप QS रैंकिंग में जाके, या वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ आई थिंक नहीं सॉरी THE के नाम से, दी हाई एजुकेशन रैंकिंग, इस पे जाके यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग जो है ऑस्ट्रेलिया का फ़िल्टर लगा के देख सकते हो कि उनकी क्या रैंकिंग है, कौन सी नंबर 1 पे है, कौन सी 100 पे है, कौन सी 50 पे, और इस हिसाब से भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये कुछ टिप्स हैं और टेक्निक्स हैं जिनकी बेसिस पे आप यूनिवर्सिटी जो है अपनी ईज़िली चूज़ कर सकते हो। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो स्कॉलरशिप्स की, जो कि बहुत बड़ा मेन कंसर्न है, क्योंकि ऑब्वियसली हर कोई सेल्फ फाइनेंस नहीं कर सकता, मुश्किल होता है। एंड ऑस्ट्रेलिया जो है इट्स वन ऑफ द एक्सपेंसिव कंट्री,
जहाँ पे आके आप रह सको और पढ़ सको। तो डेफिनेटली स्कॉलरशिप की ज़रूरत होती है, और आपके सीवी और रेज्यूमे के लिए भी अच्छा है कि आप ऑब्वियसली मेंशन कर सकते हो कि आपको स्कॉलरशिप मिली है। तो स्कॉलरशिप्स कैसे मिलती हैं, कैसे उनके लिए अप्लाई किया जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो स्कॉलरशिप्स जो हैं ऑफ़र करती हैं फॉर कोर्स वर्क एज वेल एज़ फॉर रिसर्च। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर आप रिसर्च डिग्री करते हो तो यहाँ पे बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं जो कि फुली पेड होती हैं, जिसमें आपको लिविंग भी मिलता है, आपकी फ़ीस भी कोई नहीं होती, आपकी इंश्योरेंस का ख़र्चा भी वो देते हैं, सब कुछ पेड होता है, उसमें आपने कुछ नहीं करना होता, ठीक है। और वीकली आपको हाथ से पैसे भी देते हैं खर्च करने के लिए। लेकिन अगर आप कोर्स वर्क करते हो फॉर मास्टर्स, ठीक है, या बैचलर्स या कुछ इस तरह का कोई डिप्लोमा करते हो तो डिप्लोमा वगैरह के लिए नहीं होते, ठीक है। लेकिन अगर आपकी साल या 2 साल की डिग्री है या उससे ज़्यादा की डिग्री है तो यहाँ पे मैक्सिमम मास्टर्स लेवल के लिए या कोर्स वर्क डिग्री के लिए 30% टू 35% स्कॉलरशिप्स ये लोग देते हैं, जिसमें बेसिकली आपकी एक सेमेस्टर की फ़ीस कह लो माफ़ हो जाती है। फिर भी बाकी आपके पास काफ़ी ज़्यादा फ़ीस होती है टू कवर दैट। अब इन स्कॉलरशिप्स के लिए हाँ, इनके लिए फुल भी होती है, लेकिन वो गवर्नमेंट लेवल की होती है, जिसका क्राइटेरिया बहुत ही टफ होता है, बहुत ही कंपेटिटिव होता है। बहुत हार्डली होता है कि किसी इंटरनेशनल स्टूडेंट को वो फुल दें कोर्स वर्क के ऊपर, रिसर्च में मिल जाती हैं। अब इनको अप्लाई करने का तरीका ये है कि आप मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो कोई एक्स्ट्रा आपको एप्लीकेशन वगैरह फ़िल करने का नहीं बोलती। सिंपली आप जब उनकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाके अपनी एप्लीकेशन लॉन्च करते हो एडमिशन की, तो वो ऑटोमेटिकली आपको हर स्कॉलरशिप जिसके लिए आप एलिजिबल हो रहे होते हो उसके लिए वो कंसिडर करती हैं। अगर तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है तो जब आपका ऑफ़र लेटर आता है वो उसी पे मेंशन कर देते हैं कि जी कंग्रेचुलेशंस, आपको हमने साथ में स्कॉलरशिप भी दी है एडमिशन के साथ। अगर तो आप उस पर क्वालिफाई नहीं करते तो सिंपली आपको ऑफ़र लेटर आ जाता है कि जी आपको एडमिशन हो गया, ये आपका फ़ीस स्ट्रक्चर होगा। तो आपको ज़्यादा हैसल करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखें किस में आपको ज़्यादा स्कॉलरशिप्स मिलती हैं एंड देन जस्ट अप्लाई फॉर दैट। ओके, तो एक चीज़ मैं ऐड करती जाऊँ स्कॉलरशिप्स के अंदर, वो ये कि ऑल्दो आपको स्कॉलरशिप के लिए कोई सेपरेट फॉर्म की ज़रूरत नहीं है। आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है उसी में अब आपकी सारी चीज़ें देख के आपको कंसिडर कर लेंगे, लेकिन उसमें एक ज़रूर सेक्शन होगा या ऐसे चेक बॉक्स होगा जिसमें आपको चेक करना पड़ेगा कि उधर लिखा होगा डू यू विश टू बी considered for all these scholarships you are eligible for, to make sure that you check that box, क्योंकि आप चेक करेंगे तो ही वो आपको सारी उसके लिए कंसिडर करेंगे। अगर तो वो मेंशन है तो प्लीज़ उसको ज़रूर चेक करिएगा। अगर वो मेंशन नहीं है तो ऑटोमेटिकली जितनी भी स्कॉलरशिप्स होंगी उसके लिए वो आप ऑटोमेटिकली वो आपको कंसिडर कर लेंगे। जब हम बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस की कि आपने अप्लाई कैसे करना है, तो सबसे पहले आपने सारी अपनी बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो इकट्ठे कर लेने, और उन्हें इकट्ठा करते ही आपने सबसे पहले अपनी जो भी डिग्रीज़ हैं उनका आपने AGC से अटेस्टेशन करा लेनी है, ठीक है। और आपने अपना IELTS या TOEFL जो भी देना है, अपना इंग्लिश जो लैंग्वेज का प्रोफिशिएंसी का टेस्ट है आपने वो क्लियर करना है, ठीक है। यूजुअली यूनिवर्सिटी 6.5 मांगती हैं, बट कभी कभी कोई 7 भी मांग लेती है, तो आप एम करें कि आप एटलीस्ट 7 बैंड जो है वो हर कैटेगरी में लें, ठीक है। IELTS ले लेना है, आपने डिग्रीज़ जो हैं वो सारी AGC से अटेस्ट करा लेनी है। उसके बाद अपने पासपोर्ट, अपनी सारी डिग्रीज़, ट्रांसक्रिप्ट्स, IELTS का डॉक्यूमेंट लेके आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना है। उधर आपको अप्लाई नाउ का बटन आएगा, आपने अप्लाई नाउ करना है। वो आपसे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन मांगता जाएगा, आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपकी बर्थ ऑफ प्लेस, आपका पासपोर्ट नंबर, ठीक है, आपने कौन सी डिग्री में अप्लाई करना है, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। एंड सिंपली वो एप्लीकेशन फॉर्म आप जब फिल कर लेंगे तो आपने वो सबमिट कर देना है। इसमें एक और चीज़ ये कि समटाइम्स जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो ऑल्दो अप्लाई नाउ का बटन होता है, आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं ये लिखा होता है कि सर्टेन
कंट्रीज़ के जो रेजिडेंट्स हैं वो डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, उन्हें किसी कंसल्टेंट के थ्रू ही अप्लाई करना पड़ेगा। फॉर इंस्टेंस QET में ऐसा रूल था कि आप खुद से अप्लाई नहीं कर सकते थे, आपने किसी कंसल्टेंट के थ्रू ही करना है। इसका रीज़न ये होता है कि ऑब्वियसली लोग फेक डिग्रीज एंड फेक डॉक्यूमेंट्स वगैरह इजीली अपलोड करके एप्लीकेशन फिल करके एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। तो कंसल्टेंट का रोल ये होता है कि कंसल्टेंट जो हैं वो ऑथराइज्ड होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के साथ एसोसिएटेड होते हैं और यूनिवर्सिटीज़ उनके साथ उनका लाइक ट्रस्ट एग्रीमेंट होता है, उनको ट्रस्ट करती होती है। तो जब आप उनके पास जाते हैं कि जी हमने इस यूनिवर्सिटी अप्लाई करना है, तो आप उन्हें सारे डॉक्यूमेंट्स देते हैं, वो एक दफ़ा देखते हैं और वो आपकी बेसिस पे यूनिवर्सिटी को गारंटी करते हैं कि हमने इन पर्सन इसके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो वेरीफाई किए हैं और ये ऑथेंटिक हैं। तो इस वजह से कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो कहती हैं कि आप एजुकेशन कंसल्टेंट के थ्रू ही अप्लाई करें और उन्होंने सर्टेन कंट्रीज़ की लिस्ट दी होती है जिसमें पाकिस्तान यूजुअली होता है। तो अगर कुछ यूनिवर्सिटी जैसे हैं जहाँ पे आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, जैसे बॉन्ड मैंने डायरेक्टली अप्लाई किया, वहाँ पे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन QET वहाँ पे ज़रूरत थी, तो मैंने ऑसपाक के थ्रू अप्लाई किया था जो कि मुस्लिम टाउन में है। तो इस तरह और भी बहुत सारे हैं, नॉट नेसेसरीली कि आप ऑसपाक जाएँ, और भी काफ़ी सारे हैं, आप किसी के पास भी जाके अप्लाई कर सकते हैं। फाइनली अगर आपको ये सब कुछ बहुत ही ओवरवेलमिंग प्रोसेस लग रहा है कि आप इतना सब कुछ कैसे करेंगे, सब कुछ ऊपर से गुजर गया, कुछ याद नहीं है, फिर से नहीं समझ आ रही कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे करें, तो सिंपली एक एजुकेशन कंसल्टेंट के पास जाएं जो आपसे तकरीबन पर एप्लीकेशन फ़ीस लेगा या फिर एक ओवरऑल फ़ीस लेगा, ठीक है। उसमें वो आपको सारे स्टेप्स जो हैं आपके कवर कर देगा। आइदर इट्स लेकिन ये नहीं है कि वो सारे स्टेप्स आपको खुद से करके देगा, लाइक आपको वो गाइड कर देगा कि अगर आपको HEC से अपनी डिग्री टेस्ट करनी है तो वो खुद जाके आपकी डिग्री टेस्ट नहीं कराएगा, वो आपके लिए एप्लीकेशन वगैरह फॉर्म जो है फिल करके आपकी एप्लीकेशन लॉन्च कर देगा। आपको बस सेम डे जो भी आपको डे मिलेगा उस दिन आपने जाके टेस्ट करानी होंगी, फिर उसको ला के देनी होगी। आपके लिए IELTS की बुकिंग वगैरह कर देगा, आपको क्लासेस वगैरह में एनरोल कर देगा, समटाइम उनकी अपनी क्लासेस होती हैं, आप वो ले सकते हो, तो वो हो जाएंगी। एंड बेसिकली वो आपका सारा जो प्रोसेस है वो खुद ही से इजीली कर देगा और आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, उसमें पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं, तो आइदर आप खुद सब कुछ कर सकते हैं, वो पैसे बचा सकते हैं, या फिर आप सिंपली अगर आपको बहुत ओवरवेलमिंग लगता है, नहीं समझ आता, तो आप किसी भी एजुकेशन कंसल्टेंट के पास भी जाके सब कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग मी this coffee. Special thanks to my husband who has brought me my favorite Gongcha milk tea with Bobas, the bubble tea. And thank you everyone for watching. I hope आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो, इस वीडियो से आपको हेल्प मिले, और अगर आपको इस वीडियो से ज़रा सी भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, इस पर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमें और मोटिवेशन मिले, हम और अच्छे वीडियोस बनाएं, इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाएं, आप लोगों की हेल्प करें और आप लोगों के काम आए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन।